मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री जो चैप्टर चल रहा था हमारा चैप्टर नंबर 9, इसका पार्ट 2 देखेंगे, यानी कि औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का सेकेंड पार्ट हम देखेंगे। फर्स्ट पार्ट हो गया है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आइकन बटन में शो हो रहा होगा, आप जाके वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। बहुत ही बेहतर ढंग से आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। ये जैसे सिलेबस इसका ओवर हो जाता है, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की मैं वीडियो बना दूंगा ताकि आपको A to Z हर एक चीज आपको समझ में आ जाए, ठीक है, और आपके नंबर फुल में फुल आए, ठीक है। बाकी टिप्स भी बताऊंगा, टेक्निक भी बताऊंगा, किस हिसाब से आपको पेपर को लिखना है, कैसे किस हिसाब से अटेम्प्ट करना है ताकि आपके नंबर काफी अच्छे आए। नोट्स पाने के लिए आपको 7011912793 पे आपको मैसेज करना पड़ेगा, वहां से आपको नोट्स मिल सकता है। चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कृषि क्रांति की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारा टॉपिक है कृषि क्रांति। क्या है क्रांति? तो जैसे क्रांति आप रिवोल्यूशन हम बात कर रहे हैं बार बार, तो कृषि में भी कुछ ना कुछ क्रांति आई थी। आपको पता है जी, औद्योगिकरण होने से क्या हुआ जी, औद्योगिकरण होने से क्या हुआ, मतलब मशीनें आ गई। अब मशीनों के द्वारा क्या होगा, मशीनों के द्वारा प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया। अब मशीनें प्रोडक्शन तो करेंगे, लेकिन भाई कच्चा माल तो चाहिए ना। तो कच्चा माल हमारा आएगा कहाँ से? ये खेत से आएगा, और खेत में लगे कौन रहते हैं? किसान लगे रहते हैं, तो ये कृषि करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब खेतों पे ध्यान दिया जाने लगा, जिसकी वजह से क्या मिलेगा? कच्चा माल, और कच्चा माल जाएगा मशीनों में, और मशीनों के द्वारा बनेगा जी जो भी हमें वस्तु बनानी हो, वस्तु बन जाएगी। तो अब खेतों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। अच्छा, एक चीज आपने पढ़ा था सकारात्मक परिणाम में, औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक परिणाम में बैंकिंग प्रणाली पढ़ा था ना। तो बैंकिंग प्रणाली के आविष्कार से अब किसानों को इजीली लोन मिलने लगा, और लोन के साथ साथ उनको जो भी जरूरत के सामान मिलता था, वो मतलब पैसा मिले रहेगा तो जाहिर सी बात है जो भी लगेगा खेती में वो सामान खरीद के लाएंगे, उपकरण खरीद के लाएंगे, खाद अच्छा यूज करेंगे, बीज अच्छा यूज करेंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन उनका अच्छा होता चला जाएगा। तो ये चीज था, तो यही है कृषि क्रांति। तो यहाँ पे देखिए, यह क्रांति एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा जो बड़े बड़े जमींदार थे, अब जो जमींदार थे जिनके पास भूमि ज्यादा थी, इन्होंने क्या किया, अपनी ही संपत्तियों के आसपास जो छोटे खरीद थे, मतलब जो खेत थे, उनको इन्होंने खरीद लिया। और इसके साथ साथ क्या किया, गांव के सार्वजनिक भूमि पर इन्होंने कब्जा कर लिया और बड़ी बड़ी भू संपदाएं बना ली। छोटे छोटे जमीनों को खरीद के उसको बाउंड्री करके वो क्या करते थे, जमीन बना लेते थे। मान लो ये खेती है, ये खेत है, इधर इधर इधर, अभी खेतों को खरीद के एक बड़ा सा लैंड बना दिया। अब यहाँ पे इन्होंने जो दिहाड़ी के मजदूर होते हैं उसको दे दिए, अब यहाँ पे प्रोडक्शन होने लगा जी। तो इसकी वजह से खेतों से जो पैदावार था, पैदावार ज्यादा होने लगा। तो देखिए क्या लिखा है जी, कब्जा कर लिया और बड़ी बड़ी भू संपदाएं बना ली, जिससे जो खाद्य उत्पादन है उनमें वृद्धि हो गई जी, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज समझते हैं, कृषि क्रांति के फलस्वरूप परिवर्तन क्या हुआ। तो पहला चीज लिखा है, ब्रिटेन में आए औद्योगिक क्रांति के कारण कृषि क्षेत्र को काफी ज्यादा लाभ हुआ। दूसरा, लोगों को नए विकल्प मिले। अब कुछ ऐसे लोग थे जो प्रोडक्शन करते थे, और जब प्रोडक्शन करने के बाद, अपने खेतों में प्रोडक्शन करने के बाद, जब वहां पे उनका फसल ज्यादा होता था तो उनको लेके चले जाते थे बाजार में। अब बाजार लेके जाते थे, वहां पे उन चीजों को ये क्या कर देते जी, सेल कर देते थे, ठीक है। सेल करने के बाद इनको अच्छा खासा मुआवजा मिल जाता था, पैसा मिल जाता था। तो यही है, लोगों को नए विकल्प मिले, वस्तुओं के बिक्री के लिए नए बाजार का विस्तार हुआ। बड़े जमींदारों ने अपनी ही संपत्तियों के आसपास छोटे छोटे खेत खरीद लिए, और जिसकी वजह से गांव की सार्वजनिक जमीनों को इन्होंने घेर लिया। भू संपदाएं बढ़ने की वजह से जो खाद्य था, खाद्य उत्पादन में भारी वृद्धि हो गई। तो ये है कृषि क्रांति के फलस्वरूप जो परिणाम देखने को मिला, परिवर्तन जो देखने को मिला। आई होप समझ में आया होगा चीजें। चलिए बात करते हैं अगला। यहाँ पे देखिए, औद्योगिकरण के नुकसान क्या हुए। तो नुकसान हमने पहले भी बात कर लिया था, अभी भी थोड़ा देख लेते हैं। तो परिवार में बिखराव आ गया। बिखराव कैसे? अब जैसे गांव से लोग कहाँ चले गए, शहरों में चले गए। अब शहरों में सारे लोग तो आएंगे नहीं, कोई एक ही मेंबर आएगा। एक मेंबर आएगा, यहाँ पे काम करेगा, पैसा कमाएगा, और उसको उठा के घर पे भेज देगा। जाहिर सी बात है, तो जब घर पे भेज देगा तो वो एक सदस्य क्या है, यहाँ पे आ गया, अब अपने फैमिली के साथ तो रहेगा नहीं। तो जिसकी वजह से परिवार में बिखराव, बट गए लोग, इधर उधर चले गए, कोई शहर चला गया, कोई विदेशों में चला गया काम करने के लिए, इस तरीके से, ठीक है। आगे, रोजगार के तलाश में गांव से शहरों में लोगों का पलायन हुआ। जैसे मैंने बताया ना, गांव से शहर में आ गए। शहरों का विकृत रूप होने लगा। शहर अब क्या होने लगे, धीरे धीरे शहरों में लोग जमा होने लगे, जिसकी वजह से शहरों का एक विकृत रूप बनने लगा। आगे,
ब्रिटेन को ब्रिटेन को औद्योगिकीकरण की कीमत मानवीय और भौगोलिक, इसमें देखो गलत लिखा है, भौगोलिक कीमत चुकानी पड़ी। तो जाहिर सी बात है कि औद्योगिकीकरण से एक तो मानवों को भी इफेक्ट पड़ता है, दूसरे हमारा जो भौगोलिक यानी कि जो पर्यावरण हमारा है उसको भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप देखते हो ना, पॉल्यूशन होता है, वॉइस पॉल्यूशन होता है, ठीक है, तो वाटर पॉल्यूशन होता है, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी इफेक्ट करता है, और साथ ही साथ इन सब चीज को इफेक्ट पड़ने के बाद भी हमारे मानव को भी इफेक्ट पड़ता है। तो यही है, ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण की जो कीमत है मानव और भौगोलिक दोनों को ही चुकानी पड़ी। आगे, गरीब मजदूर खासकर बच्चों की दुर्दशा होती चली गई। पर्यावरण का क्षय हुआ, क्षय का मतलब होता है एक तरीके से नुकसान होना, और हैजा तपेदी जैसी बीमारियां आ गई। ठीक है, इस तरीके से चीज है। जैसे देखो धीरे धीरे जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आप देखो लोग है ना, पहले 3G चलता 2G चलता था, फिर 3G आया, फिर 4G आया, अब 5G का इंतजार है। तो इस तरीके से जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, रेडिएशन उसी हिसाब से निकलता रहेगा, और इसके साथ साथ जो पर्यावरण है उसी हिसाब से नुकसान होता रहेगा। आप देखते हो कोरोना, ये जितनी भी बीमारियां हैं कहीं ना कहीं ये हमारी जितने भी हम एक्सपेरिमेंट वगैरह करते जा रहे हैं, जितना भी हम है ना प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं खामियाजा तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। वही सारी चीजें हैं, ठीक है, हैजा तपेदी ये सारी बीमारी, अब तो धीरे धीरे बहुत नई नई प्रकार की बीमारियां चलती रही है ना। तो औद्योगिकीकरण के क्या है, सारे नुकसान है जी। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा है समाजवाद। अब इसको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको पता है समाजवाद पूंजीवाद में कितनी बार बताया हूं। समाजवाद वो जहाँ पे सारा जो संसाधन होता है गवर्नमेंट के अंदर होता है, गवर्नमेंट सबको रोटी कपड़ा मकान देती है, सारे सब उनके लिए काम करते हैं। और जो पूंजीवाद व्यवस्था है वो व्यवस्था है जहाँ पे लोगों का अपना निजी स्वामित्व होता है ना। तो ये चीज है। समाजवाद उत्पादन एक विशिष्ट सिद्धांत के अंतर्गत जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व का कायम रहे। ठीक है, आगे पूंजीवाद इस व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर केवल व्यक्तियों का स्वामित्व कायम रहे। इसमें क्या लिखा है जी, समाज का स्वामित्व कायम रहे, समाज का इफेक्ट मतलब वो रहे, मतलब स्वामित्व रहे। तो मतलब क्या है, यहाँ पे सरकार, ठीक है, सरकार के पास रहेगा, सरकार क्या करेगी, सबको बराबर बराबर चीजों में बांट के दे देगी। और यहाँ पे क्या लिखा है, केवल व्यक्ति के हाथ में। तो आपको पता है व्यक्तियों के हाथ में जब रहेगा तो कोई व्यक्ति क्या होगा, अमीर होगा, तो कोई होगा जी गरीब होगा, कोई मीडियम क्लास का होगा। तो वही चीज है, ठीक है। इस व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर केवल व्यक्ति का स्वामित्व कायम रहता है, ये पूंजीवाद में है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में देने वाली बात है, लंदन का महत्व क्यों। हमने पिछली वीडियो में भी बात किया था लंदन का क्या महत्व है, वो व्यापारिक केंद्र कैसे बना। तो ये है इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, ठीक है, के बीच त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र था। यानी कि ये ऐसे जगह स्थापित था कि कहीं पर भी व्यापार होना है ना, तो इसी की वजह से होता था, यहीं से होता था, लंदन की वजह से होता था, जिसकी वजह से लंदन का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये लिखा है कि लंदन का महत्व इंग्लैंड, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज के बीच त्रिकोणीय व्यापार के द्वारा त्रिकोणीय व्यापार पे स्थित था, जिसकी वजह से इसका महत्व यानी कि इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे आविष्कार। तो धमन भट्टी का आविष्कार, तो यहाँ पे देखिए 1709 में प्रथम अब्राहम डर्बी ने धमन भट्टी का आविष्कार किया। तो आपको समझ में आए, इस वजह से मैंने इस चीज को आपको दिखाया है। धमन भट्टी ये है, ठीक है। ये तो अब इतनी अच्छी बनने लगी, लेकिन पहले इतनी अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि आप देख सकते हो किस हिसाब से चीजें बनाई गई है। पहले के टाइम की जो इमेज है वो तो नहीं था, ये आज के टाइम की इमेज में दिखा रहा हूँ। धमन भट्टी कुछ इस प्रकार की दिखती है, ठीक है, जिसमें बड़े बड़े सरिया वगैरह है ना, लोहे का उपकरण इत्यादि बनाई जाती है। और ये जो चीज है आप देखते हो डिजाइनिंग की गई है, ढाल कर बनाया गया है। जैसे सांचा होता है ना, सांचे में डाल के बनाया जाता है, इसी हिसाब से ढलवा लोहा होता है। और ढलवे लोहे का जो आविष्कार किया था द्वितीय डर्बी ने किया था, ढलवे लोहे का आविष्कार, जिसमें देखो सांचे में डालकर इस प्रकार की डिजाइनिंग को तैयार की जाती है, ठीक है। इसके अलावा तृतीय डर्बी ने क्या किया था, 1779 में विश्व में पहला लोहे का पुल बनाया था। जैसे देखते हो लोहे का जो पुल होता है वो इस प्रकार का दिखता है। तो ये किसने बनाया था, तृतीय डर्बी ने बनाया था। और कब बनाया था, 1779 में बनाया था। और यही पहले लोहे का जो पुल था उसका आविष्कार हुआ था। तो चीजें समझ में आ रही है। प्रथम डर्बी धमन भट्टी, ढलवा लोहा, द्वितीय डर्बी, और ये जो है
लोहे का जो पुल किसने बनाया था? तृतीय डर्बी ने बनाया था। चीजें समझ में आ रही है? याद करके रखना, 1 नंबर 2 नंबर में चीजें पूछी जा सकती हैं। बाकी क्वेश्चन आंसर की जब सीरीज आएगी उसमें सारा चीज कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, धमन भट्टी के आविष्कार के लाभ, क्या लाभ हुए? तो पहला लाभ क्या हुआ? तो इसमें देखिए सबसे पहली चीज है कि इसमें सर्वप्रथम किस चीज का इस्तेमाल होता था? कोक का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, क्योंकि जो कोक है ना, कोक कोक में उच्च ताप उत्पन्न करने की शक्ति होती है। देखिए इसे बोलते हैं कोक। ठीक है, ये एक प्रकार का कोयला ही होता है, लेकिन ये पत्थर कोयला आप बोल सकते हो ना, पत्थर का एक कोयला होता है। ठीक है, इससे उच्च ताप निकलता है। पहले किसका यूज होता था? लकड़ी का जो कोयला होता था इसका यूज होता था, तो इससे उच्च ताप पैदा ये करता है। ठीक है, तो काठ कोयला का यूज ना करके अब ये इस प्रकार के कोक का यूज होने लगा। आगे, भट्टियों को काठ कोयला पर अब निर्भर नहीं रहना पड़ता था, यानी कि अब इस चीज पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, इसके जगह पे अब क्या आ गया था? कोक आ गया था। आगे, इससे निकला हुआ लोहा, यानी कि धमन भट्टी के द्वारा निकला हुआ लोहा पहले की अपेक्षा क्या था? बढ़िया था, और लंबी ढलाई को, जो लंबी ढलाई भी की जा सकती थी। ठीक है, यानी कि लंबी ढलाई की जा सकती है। इसके द्वारा जो सरिया बनता था, लंबी लंबी सरिया बनती थी, जिसके द्वारा लंबी ढलाई भी की जा सकती थी। जैसे देखते हो ना घर में छत वगैरह लगता है, सीलिंग जब लगती है उसमें जो लोहे सरिया का यूज होता है, तो वो बढ़िया लोहा और एक लंबा लोहा निकाला जाता था। तो यही लिखा है कि धमन भट्टी के आविष्कार के लाभ क्या हुए? तो लाभ यही है कि बढ़िया लोहा निकलने लगा, और जिसकी वजह से हर जगह पे यूज होना भी स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो 2 चीज यहाँ पे आपने समझ लिया, धमन भट्टी का आविष्कार समझ लिया, धमन भट्टी के आविष्कार के लाभ समझ लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जी। अब यहाँ पे हम देखेंगे बल्चर क्या है। ठीक है, बल्चर क्या है? तो 1814 में एक रेलवे इंजन किसने बनाया था? जॉर्ज स्टीफेन ने बनाया था। जॉर्ज स्टीफेनसन इनका नाम है, द्वारा बनाया गया था एक रेल इंजन। कब बनाया गया था? 1814 में बनाया गया था। रेल इंजन का आविष्कार बल्चर बनाया गया था। ठीक है, अच्छा आगे, भाप की शक्ति का प्रयोग। तो यहाँ पे देखिए ब्रिटेन के उद्योग में शक्ति के नए स्रोत के रूप में भाप का व्यापक रूप से प्रयोग से जहाजों और रेलगाड़ी द्वारा परिवहन की गति काफी तेज हो गई, और भाप की शक्ति का प्रयोग सबसे पहले किसमें किया जाने लगा? खनन उद्योग में किया जाने लगा। यानी कि जब पहला भाप का इस्तेमाल होने लगा, जैसे देखते हो भाप के द्वारा इस तरीके से पहले ट्रेन चलाया जाता था। ठीक है, और साथ ही साथ जो खनन उद्योग था उनमें भाप की शक्तियों का इस्तेमाल किए जाने लगा। अब देखिए यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन ना रेलवे इंजन को लेकर बनते हैं, यानी कि ट्रेन के आने के बाद क्या क्या लाभ हुए। ये सारे जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, आप अपने आप से भी कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज जब मैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज लाऊंगा उसमें सारी चीज कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि ये बताने वाली चीज नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है रेलवे के आने के बाद क्या क्या लाभ हुए थे। ठीक है, ये सारा चीज है, क्योंकि हर एक चीज को कवर अप करते चलेंगे तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। इस वजह से कुछ ऐसी चीजें जो आपको पता है वो चीज नहीं बता रहा हूँ, बस ओनली हिंट दे रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन आंसर की सीरीज आएगी उसमें हम देख लेंगे। आगे, भाप शक्ति की विशेषताएं क्या है जी? भाप की शक्ति उच्च तापमानों पर दबाव पैदा करती है, जिससे अनेक प्रकार की मशीनें चलाई जाती है। ठीक है, भाप की शक्ति ऊर्जा का केवल एक ऐसा स्रोत था जो मशीनरी बनाने के लिए भी भरोसेमंद और कम खर्चीला था। इसमें खर्चा भी कम लगता था और जिसपे भरोसा किया जा सकता था। तो ये थे भाप शक्ति की विशेषताएं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो भाप शक्ति का इस्तेमाल, तो पहले क्या होता था? भाप शक्ति का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसमें किया गया? खनन उद्योग में किया गया, ये तो आपको पता है। दूसरी चीज, थॉमस सेवरी के भाप इंजन की कमियां। थॉमस सेवरी ने एक भाप इंजन बनाया था जिसकी कमियां क्या थी? तो इसकी कमियां ये थी कि ये छिछली गहराइयों में, गहराई समझते ही हो, और छिछली गहराई का मतलब क्या होता है? जो जिसमें ना थोड़ा दलदल टाइप में है ना, पूरा दलदल नहीं, थोड़ा सा पानी वानी लगा रहता है, उसे छिछली गहराइयों में धीरे धीरे करती थी, और अधिक दबाव हो जाने पर इसका वाष्पित्र, जिसको वायलेटर बोलते हैं, वो फट जाता था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आग लगाई जाती थी जिसकी वजह से यहाँ पे गैस निकलता था, जो कि इसमें स्टोर किया जाता है ना, स्टोर किया जाता था। तो कभी काल ऐसा होता था जो ये है ना, ये फट जाता था। ठीक है, और फट जाता था, और जिसकी वजह से मतलब कहीं ना कहीं थॉमस सेवरी की जो भाप इंजन थी उसमें यही कमियां थी कि जो इसका वायलर था ये फट जाता था। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये है, थॉमस
न्यूकोमेन के भाप इंजन की कमियां। अब थॉमस सेवेरी के बाद ये आए थॉमस न्यूकोमेन आए, जिन्होंने एक प्रकार का भाप इंजन बनाया। अब ये जब भाप इंजन बनाए तो इनमें भी कुछ ना कुछ कमियां थी। क्या थी कमियां? इनमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि घनन बेलन, जिसको बोलते हैं कंडेंसिंग सिलेंडर बोलते हैं, लगातार ठंड होते रहते थे, जिसकी वजह से ऊर्जा खत्म होती रहती थी। अब इन्होंने क्या किया, अब ये जो बॉयलर फट जाता था, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब लोहे का जो यूज है वो ज्यादा करने लगे, यानी कि उसका जो लेयर है वो मोटा करने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो उसको गर्म करने में टाइम लगता था और ठंडा भी हो जाता था। ठीक है, तो इसकी वजह से वो ठंडा हो जाता था। जो घनन बेलन होता है वो लगातार ठंडा हो जाता था, जिसकी वजह से उसकी ऊर्जा क्या होती है, खत्म हो जाती है। जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये चीज हैवी है ना, आग तो लगाई जाती है, लेकिन ये धीरे धीरे क्या हो जाता था, ठंडा हो जाता था, जिसकी वजह से ऊर्जा इसकी खत्म हो जाती थी। ठीक है, तो दो चीज समझ में आ गया। सबसे पहले थॉमस सेवेरी ने इंजन बनाया था। ठीक है, यहाँ पे ये भाप रेलवे इंजन बनाया था जॉर्ज स्टीफन ने। उसके बाद थॉमस सेवेरी ने भाप इंजन बनाया, जिसमें कमियां ये था, इसका बॉयलर फट जाता था। फिर उसके बाद थॉमस न्यूकोमेन आए, इन्होंने भाप इंजन बनाया, जिसकी कमियां क्या थी कि इनका जो घनन बेलन होता था, ठीक है, तो लगातार ठंडा होता रहता, जिसकी वजह से ऊर्जा खत्म हो जाती थी। फिर इसके बाद आए जी जेम्स वाट। जेम्स वाट ने भाप इंजन बनाया, और इसकी विशेषता क्या थी कि यह केवल एक स्थान पर पंप के बजाय अब ये प्राइमर मूवर यानी कि चालक के रूप में काम करती थी, जो कि इस हिसाब से आप देख सकते हो मशीन है। ठीक है, इससे कारखानों में शक्ति चालित मशीनों में ऊर्जा मिलने लगी थी, यानी कि इसका जो यूज होता था वो कारखानों में यूज हो जाता था। आगे यह अन्य इंजनों के मुकाबले अधिक शक्तिशाली था, जिससे इसका प्रयोग अधिक इस्तेमाल होने लगा, यानी कि इसका जो इस्तेमाल था वो अधिक होने लगा था। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। अब देखो इसमें क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है, वो चीज समझो। तो पहला चीज आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि थॉमस सेवेरी की भाप इंजन की कमियां क्या थी, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जेम्स वाट के इंजन की विशेषताएं क्या थी, ये भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इस हिसाब से चीजों को आप लिख सकते हो, ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। अदरवाइज औद्योगिकीकरण से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कितने नंबर के पूछे जाते हैं, ज्यादातर 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे। क्वेश्चन आंसर की सीरीज लाऊंगा, उसमें सारी चीज कंप्लीट कर दूंगा। अभी बस इस हिसाब से चीजों को समझो कि किस किस हिसाब से इंजन आया, और उनमें क्या क्या कमियां थी, और कैसे कैसे उसमें विकास होता चला गया। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। चलिए जी आगे नेक्स्ट बात करते हैं। जेम्स ब्रेडली द्वारा इंग्लैंड में पहली नहर। अब देखिए यहाँ पे नहरों का विस्तार हुआ कैसे, 2 चीज। एक तो भाप के द्वारा क्या हुआ, भाप के द्वारा इंजन बनाया गया, अब रेलवे का इंजन बनाया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो सामान था, सामानों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जाने लगा, जिसकी वजह से अब इसमें कॉस्ट ज्यादा लगता था। लेकिन अब कॉस्ट को सस्ता करने के लिए यहाँ पे 2 प्रकार की चीज यूज किए गए। पहली चीज तो ये नहर का इस्तेमाल किया गया, ये जैसे देख सकते हो नहर। अच्छा, दूसरी चीज ये रेलवे का, ठीक है, रेलवे का इस्तेमाल किया गया। नहरों के द्वारा क्या, आपको पता है शिप होती है, बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं, जहाजों में सामान भरा और उसके एक जगह से दूसरे जगह तक ले गए। इसमें कॉस्ट ज्यादा नहीं लगता था नहरों के द्वारा। और जो रेलवे होती थी, ये भारी भारी सामानों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए यूज किया जाता था। तो भारी सामानों के लिए 2 चीज ज्यादा प्रयुक्त थी, एक तो नहरों में जहाजों के द्वारा ले जाया जाता था, और एक रेलवे। 2 चीज समझिएगा, और दोनों में ही ऑलमोस्ट जो कॉस्ट है वो सस्ता होने लगा था। ठीक है, अच्छा आगे यहाँ पे देखते हैं। 1761 ईस्वी में जेम्स ब्रेडली द्वारा इंग्लैंड में पहली नहर बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी, पहली नहर बनाई गई थी, जिसका नाम क्या रखा गया था, वर्सली कैनाल इसका नाम रखा गया था। इस प्रकार नहर का प्रयोग कोयला भंडारों से शहरों तक कोयला ले जाने के लिए किया जाता था। अच्छा, इस नहरों का यूज क्यों किया जाता था, कोयला ले जाने के लिए किया जाता था। दूसरी चीज, 1788 से लेकर 1796 ईस्वी तक 8 वर्ष की अवधि को क्या बोला गया, नहरोन्माद बोला गया, इसका नाम दिया गया था। 46 नहरों के निर्माणों की नई परियोजना हाथ में ली गई। ठीक है, तो ये डेट जो है याद रखिएगा, 1788 से लेकर 1796 ईस्वी तक 8 वर्ष की जो अवधि थी, 8 वर्ष की जो अवधि थी, इसी अवधि को क्या बोला गया, नहरोन्माद बोला गया, जिसमें 46 नहरों को बनाने की परियोजना हाथ में ली गई थी। ठीक है, तो इसी को नहरोन्माद बोला जाता है।
चीजें समझ में आ गई। वर्सनी कैनाल किसको बोला जाता है, जो पहली नहर थी उसकी। और एक डेट 1788 से लेकर 1796 के बीच 8 वर्षों में जो 46 नहरों की परियोजना ली गई थी, इसी को नहरोन्माद बोला जाता है। चीज समझ में आ रही है। चलिए आगे। इस वर्ष के दौरान प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। अब देखो क्या है, मशीनों का यूज होने लगा। अब कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मशीनों का विरोध किया। क्यों? क्योंकि आपको पता है मशीनों का यूज होगा, लेबर कम लगेगी, कॉस्ट कम लगेगा, तो यानी कि लोग कहाँ जाएंगे? जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, लोग कहाँ जाएंगे? लोगों के पास तो जो रोजगार तो रहेगा नहीं। तो इसी वजह से कुछ क्रांतिकारी नेताओं ने इसका विरोध करना स्टार्ट किया। और उन्होंने क्या क्या किया, इस चीज को अब देखेंगे। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, ब्रिटेन की सरकार ने एक नियम निकाला था जिसका नाम था जुड़वा अधिनियम। क्या नाम था? जुड़वा अधिनियम। जुड़वा का मतलब होता है दो, अधिनियम मतलब दो अधिनियम एक साथ पारित कर दिया। क्या अधिनियम था उस चीज को समझते हैं। और डेट क्या लिखा है, 1795 में ब्रिटेन की संसद ने जुड़वा अधिनियम पारित किया था। क्या था इस चीज को देखिए। ब्रिटेन की संसद ने 1795 में 2 जुड़वा अधिनियम पारित किए, जिसके अंतर्गत क्या हुआ, पहला, लोगों को भाषण या लेखन द्वारा सम्राट, संविधान या सरकार के विरुद्ध घृणा या अपमान करने के लिए उकसाना अवैध घोषित कर दिया गया। ध्यान से देखिए, आपको पता है सरकार रहे चाहे कोई भी, अगर सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो लोग क्या करेंगे, लोग इनका विरोध करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? अब विरोध करने में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को समझाते हैं या भाषण देते हैं और लोगों को अपने पास बुला लेते हैं। और ये करता कौन है? ये विपक्षी दल करते हैं। विपक्षी दल क्या करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि भाई देखो हमारी सरकार क्या है, खराब है, आप मुझे सरकार बनाने का एक मौका दो, मैं आपकी परेशानी को सॉल्व कर दूंगा। और ये किन द्वारा होता है? पहली चीज तो भाषण के द्वारा होता है, दूसरी चीज लेखन के द्वारा। मतलब एक तो पेपर में छपवा दिया, दूसरा भाषण दे दिया। अब इसके द्वारा जो लोग हैं वो सरकार के क्या हो जाएंगे, खिलाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज लिखा है जिसके अंतर्गत लोगों को भाषण या लेखन के द्वारा सम्राट या संविधान या सरकार के विरुद्ध घृणा या अपमान करने के लिए उकसाना क्या कर दिया गया, अवैध कर दिया गया। यानी कि कोई भी व्यक्ति अब सरकार के खिलाफ लोगों को भड़का नहीं सकता था, और अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज, 50 से अधिक लोगों की अनधिकृत सार्वजनिक बैठकों पर रोक लगा दी गई। यानी कि 50 से ज्यादा अब लोग आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी लगा दिया गया था। और ये कब हुआ था? ब्रिटेन की संसद ने जो जुड़वा अधिनियम पारित किया था उसके हिसाब से हुआ था। ठीक है, दूसरा चीज, कॉर्न लॉज, ये क्या था? अनाज के कानून का समर्थन इन्होंने किया था। तो इसमें देखिए, इस कानून के अंतर्गत विदेश से जो सस्ते अनाज का आयात था ना, उस पर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। ठीक है, रोक लगा दी गई, जिसकी वजह से जब तक ब्रिटेन में इन अनाजों की कीमत एक स्वीकृत स्तर तक वृद्धि तक न हो गई हो। कहने का मतलब क्या है, आपको पता है आयात चीजों को किया जाता है, आयात का मतलब होता है खरीदना। अब हमारा देश क्या करता है, जो सामान सस्ता मिलता है उसको क्या करता है, फॉरेन से खरीद लेता है, विदेशों से खरीद लेता है। अब खरीदने की वजह से क्या होता है, जो सामान है वो सस्ता मिलने लगता है। जैसे आप देखते हो जी, दिवाली में जो लाइटें वगैरह लगती है घर में, ये सामान दूसरे जगह से मंगाया जाता है, चाइना से मंगाई जाती थी, चाइना से चीजें सस्ती आती थी, है ना, चाइना से चीजें सस्ती आती थी। अब लोगों को सस्ती मिल गई, लोग लगा लिए। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इससे फायदा सबसे ज्यादा हुआ किसको, चाइना को हुआ। गवर्नमेंट ने क्या किया, चाइना की चीजों पर रोक लगा दिया, जिसकी वजह से इंडिया की जो सामान थी उसकी बिक्री होने लगी। और लोग क्या करेंगे, लोग इन्हीं सामानों को यूज करेंगे, चाहे सस्ता मिले चाहे महंगा मिले। तो ऐसे जो अनाज बाहर से खरीद लिया जाता था, इस पर रोक लगा दी गई, जिसकी वजह से जो अनाज था, अनाज की जो कीमत थी उसकी जो वृद्धि थी हो जाती थी, और जिसकी वजह से वहां पे जो किसान थे, किसानों को फायदा मिलने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे क्या हुआ। चकबंदी ने मजदूरों को बेरोजगार बना दिया। तो सिंपल सी चीज है, चकबंदी जो हुई, चकबंदी ने लोगों को बेरोजगार क्यों बना दिया, इस चीज को समझो। जैसे मान लो एक व्यक्ति का खेत इधर है,
दूसरे का इधर, तीसरे का इधर, चौथे का इधर, पांचवे का इधर, ठीक है। या एक ही व्यक्ति की इतनी सारी खेत है, समझ लो एक व्यक्ति है जिसका खेत एक पास में है, एक दूर में है, एक और दूर है, और एक, मतलब इस तरीके से चीजें हैं। चकबंदी क्या करती है, इन पांचों को उठा के एक जगह पे कर देती है, ठीक है। इन पांचों को उठाकर क्या कर देती है, एक जगह पे कर देती है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस व्यक्ति के लिए फायदा ये होगा कि ये पास में मिल गया, ताकि चीजों को जो भी प्रोडक्शन करना हो सबको मिलकर एक साथ कर ले। यही चकबंदी का फायदा हुआ। लेकिन इसमें लोग बेरोजगार कैसे हुए, पहले इस चीज को समझो। मान लो एक खेत इतनी दूर है, एक खेत इतनी दूर है, अब इतनी दूर तो ये जाएगा नहीं, तो ये क्या करेगा, लेबर लगाएगा। क्या लगाएगा जी, लेबर लगाएगा। लेबर क्या करेगा, यहाँ जाएगा काम करने के लिए, तो इससे फायदा किसको होगा, लेबर को होगा, ठीक है। यानी कि लोगों को इसको रोजगार मिल गया ना, क्योंकि ये इतनी दूर जाके काम कर रहा है, तो रोजगार किसको मिल गया, इस व्यक्ति को रोजगार मिल गया। लेकिन अगर सपोज करो कि ये पास में ही है, तो क्या ज्यादा मजदूर लगाएगा, नहीं लगाएगा, हो सकता है खुद ही काम करने लगे। तो चकबंदी से लोग इसी प्रकार से बेरोजगार हो गए, क्योंकि जमीनें उनकी पास में आती चली गई, और जिसकी वजह से ज्यादा मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ती थी, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ने लगी थी, ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें थी जिसकी वजह से लोग बेरोजगार होते चले गए थे, क्योंकि मशीनों का यूज होने लगा ना। अब ट्रैक्टर से द्वारा यहीं पे जुताई हो जाती थी, यहाँ पे कौन भेजेगा, सिंपल सी चीज है। आगे, अब इसके बाद लोगों ने क्या किया, अपना गुस्सा किस पे निकाला, मशीनों पर निकाला। दूसरा, बहुत बड़े पैमाने पर मशीनों में क्या हुई, तोड़ फोड़ होने लगी, मशीनों पर तोड़ फोड़ होने लगा, और जिसकी वजह से और ये बेसिकली हो क्यों रहा था, ये बेरोजगारी की वजह से, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी ना, बेरोजगारी की वजह से ये सारा चीज होने लगा था, ठीक है। तो ये थी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को इफेक्ट पड़ा, और कुछ ऐसे आंदोलन भी किए गए थे, लुडिज्म आंदोलन उसमें से एक है। जनरल नेड लुड के नेतृत्व में लुडिज्म आंदोलन चलाया गया था, और ये मशीनों की तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं करते थे। ये कहते थे जी मशीनों को तोड़ फोड़ दोगे तो क्या फायदा, अगले दिन मशीन फिर बन जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तोड़ फोड़ नहीं करना है, बल्कि हमें रिक्वेस्ट करना है कि भाई हमें न्यूनतम मजदूरी दो, मतलब कम से कम मजदूरी दो, लेकिन हमें ही क्या दो, रोजगार दो, हमें ही क्या दो, रोजगार दो। तो सिंपल सी चीज है, ये मशीनों के तोड़ फोड़ पर विश्वास नहीं करते थे, बल्कि इसके अनुयायियों ने न्यूनतम मजदूरी, औरतों तथा बाल मजदूरी पर नियंत्रण, ठीक है, और बेरोजगारों के लिए काम, यानी कि कहते थे कि बेरोजगारों को काम दो, तथा कानूनी तौर पर मजदूर संघ बनाना, यानी कि ट्रेड यूनियन बनाने के लिए अधिकारों की मांग की थी। तो ये चलाया गया था लुडिज्म आंदोलन, जिसके द्वारा नेड लुड के नेतृत्व में लुडिज्म आंदोलन चलाया गया। ये तोड़ फोड़ पे बिलीव नहीं करते थे, बल्कि ये न्यूनतम मजदूरी चाहते थे। साथ ही साथ जो बच्चों का और जो औरतों का शोषण हो रहा था, उसको ये रोक लगाना चाहते थे, उस पर नियंत्रण करना चाहते थे। और इसके साथ साथ बेरोजगारों को काम देना, इसके साथ साथ कानूनी तौर पर मजदूरों का एक ट्रेड बनाया जाए, यानी कि ट्रेड यूनियन बनाया जाए, और इन्हीं के अधिकारों की इन्होंने मांग की थी। अब ये ट्रेड यूनियन बनाने का फायदा क्या है, जैसे आप मूवियों में देखते होंगे कि जो लेबर होते हैं, लेबरों का भी एक यूनियन होता है। अब लेबर जो कहती है उसी को कंपनी को मानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है लेबरों में अगर यूनियन रहेगा तो कुछ भी दिक्कत हुई ना, तो ये सारे अनशन पे बैठ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कंपनी के मालिक को काम करना पड़ता है। तो ये चीजें है, हालांकि ये गलत वे में नहीं होता है, ये भी सही होता है, तभी ये आंदोलन करते हैं, तभी ये धरना प्रदर्शन पर बैठते हैं, अदरवाइज नहीं बैठते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हैं। आपका जो चैप्टर था औद्योगिक क्रांति का, बड़ा चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है, उनमें से चीजों को उठाया गया। कुछ चीजें आपके सपोर्ट मटेरियल से उठाई गई, बाकी सारे चैप्टरों का आपको सामने प्रस्तुत किया गया। ये थी आपका चैप्टर जहाँ पे हमने चीजों को समझा। एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। क्या हुआ, कृषि क्रांति हुई, हमने समझ में आ गया, इसके परिणाम फलस्वरूप क्या क्या हुआ ये भी समझ में आ गया। औद्योगिकरण का नुकसान क्या हुआ ये हमने समझ लिया। समाजवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है ये समझ लिया। लंदन का महत्व क्या है ये भी हमने समझ लिया। साथ ही साथ हमने क्या समझा, धवन भट्टी का आविष्कार हुआ, धवन भट्टी के आविष्कार के क्या क्या लाभ हुए ये हमने समझ लिया। बलचर, इसके साथ साथ भाप शक्ति का प्रयोग ये भी हमने समझा, इसकी विशेषताएं क्या थी ये हमने देख लिया। साथ ही साथ हमने देखा क्या क्या पहले होना, पहले थॉमस सेमरी का इंजन की कमियां हमने देखा, फिर उसके बाद न्यूकोमेन आए, ये भी भाप इंजन बनाए, इनकी क्या कमियां थे हमने इसको भी देखा। जेम्स वाट आए,
इनकी क्या विशेषताएं थी, क्योंकि ये अपडेट करके बस चीज़ों को बनाया गया था, तो काफ़ी अच्छा बना था, तो इसकी वजह से इसकी विशेषताएं हमने पढ़ी। फिर हमने देखा यहाँ पे नहर बनाया गया था, कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने विरोध भी किया, जैसे कि ये पीछे आप देख सकते हो, ये लुडिज्म आंदोलन वाला चीज़ है, ठीक है। और साथ ही साथ ब्रिटेन के संसद ने जुड़वा अधिनियम पारित किए थे, जिसकी वजह से हमने क्या समझा कि जो लोग सरकार के खिलाफ चीज़ों को बोलते हैं उनको अवैध कर दिया गया। 50 से ज़्यादा लोग बैठकर सार्वजनिक जगहों पर मीटिंग नहीं कर सकते थे, इस पे हमने समझा। इसके अलावा कॉर्न लॉज आ गया था, अनाज के प्रति कानून आ गया था कि बाहर की चीज़ों को, विदेशों सस्ते माल मत मंगाओ, सस्ते अनाज मत मंगाओ, जिसकी वजह से हम अपने ही अनाजों को यूज करेंगे और इसी को ज़्यादा रेट पे खरीदेंगे, जिसकी वजह से किसानों को फायदा होगा, ठीक है। और आगे क्या है, चकबंदी ने मजदूरों को रोजगार बना दिया, बेरोजगार बना दिया, और किस हिसाब से बनाया वो चीज़ मैंने बता दिया। उन्होंने अपना गुस्सा मशीनों पर निकाला, बहुत बड़े पैमाने पर मशीनों की तोड़फोड़ हुई, और उसके बाद हमने लुडिज्म आंदोलन की बात की, जो कि इन चीज़ों पर विश्वास करते, बेरोजगारों को काम दो, न्यूनतम मजदूरी दो, इन चीज़ों पर हमने बात की। अब हम फाइनल चीज़ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि जो मशीनीकरण हुआ इससे कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये आप हमें बताएंगे, ठीक है। इसके आप एक काम कर सकते हैं, जितने भी बच्चे हैं, व्हाट्सएप में नंबर मेरा ये है, क्वेश्चन आपसे यही चीज है कि औद्योगिकीकरण से आपके अनुसार कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये चीज आप लिख के आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। मैं चीज़ों को चेक करके आपको बताऊंगा चीज़ें क्या है, किस हिसाब से आपका आंसर कैसा है, ठीक है, वो चीज़ है। तो बाकी ये चैप्टर ओवर हो गया है, इसके क्वेश्चन आंसर का वेट कीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा बहुत ही जल्दी, ठीक है। या तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा, या तो इस पे ही मैं वीडियो बनाकर चीज़ों को डाल दूंगा। बाकी अगर कोई किसी चीज़ में दिक्कत है, डाउट है, वो चीज़ बताइएगा। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।